नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 43 एपिसोड के सवालों को लेकर के कुछ सवाल रह गए थे जिन्हें आज के इस वीडियो में आज के इस एपिसोड में लिया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषी प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको इसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल मुझसे करते हैं वो पर्सनल आपके बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसा सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आता है, तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। ज्योत्सना जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर, पन्ना, गोमेद और पुखराज एक साथ गले में पहन सकते हैं क्या? पुखराज और गोमेद गुरु चंडाल दोष का निर्माण तो नहीं कर देंगे? ज्योत्सना जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि कोई ग्रह एंटी पार्टी भी है, जैसे गुरु और राहु एंटी पार्टी हैं, शनि और चंद्र एंटी पार्टी हैं, गुरु शुक्र एंटी, मतलब इस तरह के जो भी ग्रह एंटी पार्टी हैं, यदि वो एंटी पार्टी ग्रह भी आपकी कुंडली में ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि भैया हम तो आपको अच्छे ही फल देंगे, तो आप उन ग्रहों के रत्न जरूर पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। भाई, उन ग्रहों ने जब प्रॉमिस कर दिया है आपको अच्छे फल देने के लिए, तो हम कौन होते हैं उनको यहाँ पर निर्धारण करने वाले कि वो अच्छा है या खराब है। तो जरूर से आप तीनों रत्न पहन सकती हैं, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि क्या वो ग्रह आपकी कुंडली के लिए अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं और क्या उनको जरूरत है, क्या उनके पास बलों में कमी है, ये देखना आपके लिए जरूरी है। रंजन शर्मा जी मुझसे कहते हैं, सर जी, किसी भी ग्रह का जाप और हवन पंडित जी के द्वारा अपने गैर मौजूदगी में हो सकता है, पर ग्रह से रिलेटेड दान कैसे होगा? क्या उसके लिए सिर्फ आना ही एक मार्ग है? आना मैं समझा नहीं, आना मार्ग है मतलब क्या, या कोई अन्य मार्ग भी है? कहा जाता है कि हवन के बाद उस ग्रह से रिलेटेड दान देना नेसेसरी होता है, नहीं तो फल पूर्णतः फलित नहीं होता। सही बात है रंजन जी, आप यदि किसी ग्रह के लिए शांति करवा रहे हैं तो उसका दान भी देना चाहिए। ये बात मैं भी हमेशा कहता हूं। हालांकि आपने आना क्या बोला मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आपकी भावनाओं को मैं जरूर से समझ गया हूं। देखिए, पहले नंबर पर तो हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि आपको जो है वो खुद से ही ग्रहों के जाप करने चाहिए। मैंने इसके उपाय भी बताए हैं, एक अलग से सीरीज भी बना करके आपको दिया है। तो आपको खुद से पहले तो जाप करने चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती है जब हमें भी कहना पड़ता है कि आप पंडित जी से जाप करवा लीजिए। पंडित जी से जाप कराना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि लूटपाट मची हुई है, इस वजह से मैं कहता हूँ। लेकिन पंडित जी से आप बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। तो कभी कभी स्थितियां भी ऐसी हो जाती है कि भाई कोई बच्चा है, कोई ऐसा बुजुर्ग है व्यक्ति है ना, या कोई नहीं कर सकता, लिटरली उसे प्रॉब्लम है, तो पंडित जी से जाप करवाए जा सकते हैं। अभी क्या है कि बिल्कुल गैर मौजूदगी में जाप तो हो सकता है, लेकिन रही बात दान की, तो दान आप खुद करें ना। दान करने में क्या दिक्कत है? देखिए, एक दिन डिसाइडेड हो जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर भाई चंद्रदेव का दिन कौन सा है? सोमवार के दिन, तो सोमवार के दिन उनसे रिलेटेड चीजों का दान कर दीजिए। मंगल देव का कौन सा है? मंगलवार, तो उस दिन उनसे रिलेटेड चीजों का आप खुद दान कर दीजिए। पंडित जी को दान नहीं करना है। पंडित जी कुछ दान करते हैं तो आपको लगेगा भी नहीं। मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि आपके घर में किसी को समस्या है और आप यदि उनका दान कर देते हैं तो भी वह दान उनको नहीं लगने वाला जिसे समस्या है। दान तो उन्हें ही करना है ना, तो उनके हाथ से दान यहाँ पर करवाया जाना चाहिए। सही बात है, पूर्णतः फलित नहीं होता, दान तो करना ही चाहिए और आपने खुद ने अपने हाथ से करना चाहिए। सोनिया जी मुझसे सवाल करती हैं, यदि कोई योग कारक ग्रह नीच राशि में बैठे हैं पर डिग्री वाइज बहुत ही कमजोर हो और साथ ही सूर्य के साथ अस्त हो जाए, तो क्या उसका रत्न पहनना चाहिए या फिर बीज मंत्र करना चाहिए? देखिए, यदि कोई ग्रह नीच राशि स्थित है, योग कारक ग्रह यदि नीच राशि स्थित है, लेकिन आपको ये लगता है कि नीच राशि हो तो गया, खराब हो तो गया, लेकिन इसके पास बल ही नहीं है कि अपने खराब फल देगा, तो क्यों छेड़ते हैं उसे? ना तो उसका रत्न पहनिए ना उसका बीज मंत्र कीजिए। भाई, खराब फल नहीं देगा तो बीज मंत्र करने की क्या जरूरत है? और अच्छा ग्रह नहीं है ना, तो रत्न पहनने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये अच्छे फल अपने नहीं देंगे या खराब फल अपने नहीं देंगे, तो आपको इनको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि कमजोर बहुत ज्यादा नहीं हो पाए, बहुत ज्यादा अस्त नहीं हो पाए, डिग्री वाइज दूरियां हैं, कुछ ना कुछ फल ये अपने दे सकते हैं, तो आपके इस केस में मैं कहूँगा कि आपको
यहाँ पर जाप करना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह जो है ये यदि मजबूत होता है, कमजोर नहीं रहता है, तो नीच राशि स्थित ग्रह चाहे योग कारक को अपने खराब ही फल आपको देगा। कायक जी से सवाल करते हैं कि नमस्कार सर। नमस्कार कायक जी, माय क्वेश्चन इज कन्या लग्न की कुंडली में गुरु और केतु दोनों लग्न में बैठे हों तो क्या गुरु चंडाल योग कैंसिल होगा या फिर रहेगा, बताएं। कायक जी, गुरु और केतु को कभी मैं चंडाल योग का नाम नहीं देता हूं। उसकी वजह यह है कि गुरु की राशि धनु में जो केतु होते हैं वो उच्च राशि स्थित फल देते हैं। तो गुरु की राशि धनु जो है वो यदि केतु के लिए मित्र राशि है तो गुरु केतु कोई बहुत खराब फल अपने देने वाले हैं नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कन्या लग्न की कुंडली है, लग्न पर ही केतु बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अपने फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, गुरु तो अच्छे फल देंगे ही देंगे यहाँ पर। तो यदि दोनों ही ग्रह अपने अच्छे फल देने का प्रॉमिस कर रहे हैं तो कोई इश्यू ही नहीं बनता यहाँ पर चंडाल योग का। तो कोई चंडाल योग यहाँ पर बनेगा ही नहीं, ये चंडाल योग है ही नहीं। हाँ, राहु होता तो बात कुछ और थी। छत्तर जी मुझसे सवाल करते हैं कि नमस्कार सर। नमस्कार, लगन कुंडली में सम ग्रह की दृष्टि कैसा फल देगी? जैसे कि वृश्चिक लग्न में शनि की दृष्टि कैसा फल देगी? क्या सम ग्रह कुंडली में मित्र या शत्रु ग्रह के अनुसार शुभ या अशुभ फल देता है? कृपया मार्गदर्शन करें। छत्र जी, क्या होता है कि सम ग्रह जो कुंडली का होता है वो मित्र राशि में अपने बहुत अच्छे फल दे देता है, शत्रु राशि में अपने खराब फल दे देता है। तो कहाँ बैठा है ये आपको देखना होता है। हाँ, तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव में तो उसने खराब ही फल देने हैं, साथ ही साथ वो यदि नीच राशि स्थित बैठा है तो भी उसने खराब फल देने हैं। रही बात उनकी दृष्टि की, तो यदि वो मित्र राशि में बैठे हैं तो जिस भाव में बैठे हैं वहां पर भी अच्छे फल देंगे, जहां देख रहे हैं वहां पर भी अच्छे फल देंगे। लेकिन यदि शत्रु राशि में बैठे हैं तो जहां बैठे हैं वहां पर भी खराब फल देंगे, जहां देख रहे हैं वहां पर भी खराब फल देने वाले हैं। तो समग्रह इस तरह से आपको फल देते हैं। बिजोय जी मुझसे सवाल करते हैं, गौरव सर, ज्योतिष में पामिस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए या फिर पर्सनल बर्थ चार्ट को? क्योंकि कई बार होता है कि फॉर एग्जाम्पल हाथ में सन की लाइन तो बहुत अच्छा है लेकिन पर्सनल बर्थ चार्ट में सूर्य बहुत खराब है, इसलिए उसको लाइफ में कभी सक्सेस, फेम, etc नहीं मिलता। फिर हाथ में मनी ट्रायंगल तो बहुत अच्छा सा है लेकिन उस इंसान को पूरा लाइफ उतना सा मनी नहीं मिलता तो जितना उसको चाहिए। थैंक यू। अच्छा विजय जी, देखिए, हाथ हस्तरेखा जो विज्ञान है, पामिस्ट्री जो है वो एक अलग साइंस है, अलग एक विज्ञान है। ज्योतिष या फिर मैं कहूँ बर्थ चार्ट को जो देखा जाता है, कुंडलियों को जो देखा जाता है, ये एक अलग अपना विज्ञान है। आप यदि किसी अच्छे पामिस्ट्री से कोई एक प्रेडिक्शन लेते हैं और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कोई प्रेडिक्शन लेते हैं तो दोनों ही प्रेडिक्शन सेम बैठेगा। ये आपको लग सकता है कि ट्रायंगल है या कोई ऐसी लाइन है जो अच्छा फल देगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं कैंसिलेशन हो सकते हैं जो कि आपको खराब फल देने वाले हों, जो कि ऐसे हों कि उन बड़ी बड़ी लाइनें भी भले हो जाए, बड़े बड़े संकेत भी भले हो जाए, लेकिन वो अच्छे ना रह पाए, तो ऐसा भी हो जाता है। तो दोनों ही अपने अलग अलग विषय हैं, अलग अलग गूढ़ विषय हैं, गहराई से जानने योग्य विषय हैं, तो दोनों की अपनी अलग अलग एक महत्ता है और दोनों को आपने अलग ही रखना चाहिए। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों है तो किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ जो हैं उनसे आपको जानकारी लेनी चाहिए कि भाई मेरी कुंडली में तो मुझे ये बताया गया है लेकिन मेरे हाथ में ऐसा क्यों है, क्या है, या सीखना भी आपको चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्या कैंसिलेशन हुआ है मेरे हाथों में रेखाओं के द्वारा जो कि मुझे उतनी हद तक जो मैं पाना चाहता हूं वो पाने नहीं दे रहा है। बिजोय जी के बाद अनीशा जी मुझसे सवाल करती हैं, सर किसी व्यक्ति को अगर आइज का प्रॉब्लम हो और अगर शरीर का कोई भी बोन मतलब हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो किसी कारण, तो ये कौन से ग्रह के खराब रिजल्ट के वजह से होता है? आइज मतलब आंखें और हड्डियों को कौन से ग्रह रिप्रेजेंट करता है? अनिशा जी, बहुत ही बेसिक लेवल पर बताऊंगा, बहुत बेसिक लेवल पर, इसलिए क्योंकि भाव भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ग्रहों की युतियां भी रिप्रेजेंट करती हैं और इसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन फिर भी एक सामान्य तौर पर जो सूर्य है वो आपकी हड्डियों को, आपकी मांसपेशियों को, वो आपकी आंखों को भी, आपकी आंखों की ज्योति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्र भी आपकी आंखों की ज्योति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दो ग्रहों के खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको हड्डियों का, मांसपेशियों का, आंखों का दर्द या कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी पूरी कुंडली देखना बेहद जरूरी है।
लग्नेश भी यदि खराब हुआ तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैंने पता ना बड़े बेसिक लेवल पर सूर्य और चंद्र का नाम मैंने ले लिया। शिव मणि जिनसे कहते हैं, डॉक्टर गौरव प्लीज एडवाइज मी हाउ टू मैनेज 5th हाउस केतु फॉर अ मेष राशि। आई एम फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। शिव मणि जी ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी कुंडली के 5th हाउस में मेष राशि के साथ केतु बैठा है, मतलब 1 नंबर 5वें भाव में लिखा है जहां पर केतु बैठा हुआ है। ये बहुत प्रॉब्लम इसके वजह से फील कर रहे हैं। देखिए मैंने इसके लिए बताया है कि 5 नंबर के साथ या सिंह राशि के साथ केतु या राहु आ जाए तो अपने अच्छे फल नहीं देते। इसके लिए उपाय आपको करने चाहिए। उपाय क्या करने चाहिए, आपको इसी चैनल पर उपायों का सीरीज मिल जाएगा, वहां पर जाइए, वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा केतु के उपाय को लेकर के। उस केतु के उपाय पर जाइए, जैसा जैसा उस वीडियो में बताया गया है वैसा वैसा आप कर लीजिए। आपकी सारी समस्याएं केतु देव की कृपा से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इतने सवालों को लिया, इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।